इन लोगों के लिए कुछ करना है तो पहली चीज़ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो डायरेक्टली इनको हिट करे, इनको लगे कि ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए है और हम गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए या फिर जो मैं कुछ बड़ा सोच रहा हूँ वो क्या प्राइवेट में रह कर सकते हैं कि नहीं। 2000 प्लस स्टूडेंट्स को हम लोगों ने हेल्प किया है उनको टॉप लेवल की जॉब हासिल करने में। क्या बात जैसे आसमान से ट्राइबल एरिया में रहा है, पहाड़ी इलाके में रहा है, उसको आप दिल्ली मुंबई की बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं जो अभी देखा नहीं, वह समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो क्या होगा, बहुत बड़ा गैप आ जाएगा जी। तो हम लोग स्वागत है आप सभी का फिर से आज स्वाभिमान के नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं शमशाद आलम। शमशाद आलम जी की बात की जाए तो वो है फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एडुनाचल। एडुनाचल इज़ अ एडटेक प्लेटफॉर्म जो कि हेल्प करता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स की उनको आगे पढ़ने में, उनको गाइड करने में। तो शमशाद जी से जानेंगे कि कैसे एडटेक प्लेटफॉर्म हेल्प करता है स्टूडेंट्स की और इनके बारे में भी, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो थैंक यू आपका यहाँ पे आज आने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच अनन्या जी। सर, एडुनाचल की मैं बात करूं तो एडुनाचल कहीं ना कहीं साउंड करता है अरुणाचल जैसा, और आपने सबसे पहले एडुनाचल का जो इंस्टीट्यूट है वो सेटअप किया था अरुणाचल में, और आपकी पढ़ाई हुई है दिल्ली से और आपका जन्म हुआ है बिहार में। तो ये बिहार दिल्ली से सीधा अरुणाचल कैसे? ये जो जर्नी है हमारी एडुनाचल की, ये शुरू ही ड्यूरिंग कोविड-19। हाँ जी। बेसिकली मैं दिल्ली में ही था। हाँ जी। तो कोविड से जस्ट पहले मुझे एक इनविटेशन आया था ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है जी, वहाँ पे लेक्चर मेरा शेड्यूल किया गया था 15 डेज़ का फॉर द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए। अच्छा। तो मैं वहाँ पे था, उसी बीच कोविड-19 आया और लॉकडाउन लग गया और 2 महीने तक मैं वहाँ फंस गया जी। तो उसी बीच मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। क्या कर सकते हैं, दिल्ली जा नहीं सकते, सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। तो फिर वहाँ मुझे लगा कि यहाँ के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स सोचते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करना। वहाँ के जो 99% स्टूडेंट्स हैं जी, उनके पास जो सबसे बड़ा और पहला ऑप्शन होता है वह है गवर्नमेंट जॉब। अच्छा। तो मैं देखा कि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं वहाँ पे स्टूडेंट जो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है जी, उनके पास कोई अच्छा गाइडेंस नहीं है, उनके पास ढंग के स्टडी मटेरियल्स नहीं है। तो फिर हमने एक ट्रायल स्टार्ट किया सोशल मीडिया के थ्रू उनकी हेल्प करने की, और कुछ ही दिन के अंदर विद इन फ्यू डेज़ हमने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया जी। तो फिर हमें लगा कि नहीं, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए हमें एक वेल ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए और उनके लिए काम करना चाहिए। तो उसी बीच एडुनाचल का जन्म होता है जी। और फिर अरुणाचल नाम रखने के पीछे रीज़न ये था कि अरुणाचल में था। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई चीज़ अगर वहाँ के लोगों से उसको कनेक्ट कर दीजिए तो उनको अंदर एक अपनापन फील आता है। हाँ जी, हाँ जी। ये उनको लगता है कि ये हमारा है जी। नॉर्मली प्रॉब्लम क्या है कि अरुणाचल के जो यूथ हैं वो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं। 90% जो अरुणाचल की पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है जी। और इंडिया में हमेशा से एक गैप रहा है मेन स्ट्रीम इंडियंस और ट्राइबल्स के बीच में जी। तो क्या होता है कि ट्राइबल जो लोग होते हैं वो आसानी से बाहर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और बाहर के लोगों के साथ ही प्रॉब्लम है कि उनके साथ उनको भी अपने साथ मिलने का उतना मौका नहीं देते जी। तो मुझे लगा कि अगर हमें इन लोगों के लिए कुछ करना है तो पहली चीज़ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो डायरेक्टली इनको हिट करे, इनको लगे कि ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए है और हमारा है जी। तो वहीं से हमने एडुनाचल का नाम रखा, जो अरुणाचल प्रदेश से लिया गया। एजुकेशन को किस तरह से अरुणाचल प्रदेश के अंदर एजुकेशन हम लेकर के आए। सर, बहुत अच्छी सोच थी आपकी एडुनाचल के नाम के पीछे। और अभी आपने कहा कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को वहाँ पे हेल्प की जाए, और अभी मैं बैक स्टेज बात कर रही थी तो मुझे पता चला कि आपने भी सिविल सर्विसेज क्रैक किया। तो सिविल सर्विसेज क्रैक करने के बाद फिर यहाँ पे आपका मन कैसे, मतलब कि इंडिया में तो अगर कोई आईएएस बन जाए तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात होती है पेरेंट्स के लिए भी, इवन बच्चे के लिए भी। तो फिर उसे पीछे छोड़ना कैसे? सिविल सर्विसेज कह सकते हैं इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है जी। और नेशनल हॉबी कहा जाता है कि हर सेकंड यूथ इसकी तैयारी करते हैं जी। और कोशिश करता है। मेरा भी वही ट्रेडिशनल सिस्टम था कि जब मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, मैंने अपना ग्रेजुएशन मास्टर किया जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से। फिर वहाँ पे इजीली मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गया। वहाँ पे एक सेंटर हुआ करता था RCA, रेजिडेंशियल IAS एकेडमी, जहाँ पे वो ऑल इंडिया लेवल पे 100 स्टूडेंट को सिलेक्ट करते थे और उनको
तैयारी कराते थे। तो मुझे भी मौका मिल गया, मेरे भी फैमिलीज़ की तरफ से था, सोशल प्रेशर भी था कि IAS इज़ द बेस्ट ऑप्शन सिविल सर्विसेज। ट्रेडिशनली मैंने भी स्टार्ट किया, एग्ज़ाम दिया और बहुत हद तक मैंने क्वालिफाई भी की जी। लेकिन उसी बीच मेरे अंदर एक थॉट आया कि मतलब क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए या फिर जो मैं कुछ बड़ा सोच रहा हूँ वो क्या प्राइवेट में रह कर सकते हैं कि नहीं। हाँ जी। तो फिर मुझे लगा कि इंडिया जो है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया चलाता कौन है? इंडिया 2 लोग चलाते हैं। इंडिया का जो हमारा मॉडल है दैट इज़ कॉल्ड PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हाँ जी, हाँ जी। कि गवर्नमेंट जो चलता है इसमें आधा रोल पब्लिक का होता है, मतलब गवर्नमेंट का, और आधा रोल प्राइवेट का होता है। ठीक है, अगर हम सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट जॉब होगा और मेरी फैमिली की अच्छी लाइफ चलेगी, लेकिन कुछ बहुत बड़ा हम नहीं कर सकते जैसा मुझे लगा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाया जाए। उस टाइम पे मोदी जी की नई गवर्नमेंट आई थी और गवर्नमेंट की तरफ से एक नया स्कीम भी चल रहा था, स्टार्टअप इंडिया का बड़ा धमाका चल रहा था। बड़ा फैसिनेटिंग वर्ड लग रहा था। हाँ जी। और लगा था कि एम्प्लॉय बनने से बेहतर है कि एम्प्लॉयर बना जाए। नौकरी करके नौकर बनेंगे हम जिंदगी भर, सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो सिविल सर्वेंट ही रहेंगे हम जी। मालिक वाली फीलिंग नहीं आएगी। बेहतर है क्यों ना एम्प्लॉयर बना जाए। तो फिर वहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरुआत की और मैंने सब कुछ छोड़ के स्टार्ट किया अपना। शुरू के मेरे 2 प्रोजेक्ट फेल हो गए बिना प्लानिंग के, बस जोश में मैंने स्टार्ट किया, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, कोई अप्रोच नहीं था और फेल हो गए। बहुत टफ सिचुएशन आ गया मेरे सामने। फिर फाइनली कोविड-19 का टाइम आया जहाँ पे अरुणाचल में गया था, वहाँ पे एक लेक्चर के लिए। तो वहीं मुझे लगा कि सही तरीका है मुझे काम करने का सिविल सर्विसेज, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए इंसान को उस फील्ड में काम करना चाहिए जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है। बिल्कुल। और मेरी एक्सपर्टीज़ थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। मुझे पता था कि भाई पढ़ाई कैसे करना है, कैसे इंडिया का जो टफेस्ट एग्जाम इसे क्रैक करना है। ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम इंडिया लेवल पे भी होता है और स्टेट लेवल पे भी होता है। इंडिया में जो होता है वह UPSC कंडक्ट करती है और स्टेट में होता है वह स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है। तो फाइनली ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही होता है और उनके सब के बारे में मुझे पता है, A से लेकर Z तक कि क्या तरीका होता है। फिर हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, फिर हमने अपने जैसे लोगों को जोड़ना स्टार्ट किया और फाइनली कुछ ही दिन में हमने बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल किया। विदिन 3 ईयर्स अगर हम बताएं आपको, तो हमारे यहाँ 2000 प्लस स्टूडेंट्स को हम लोगों ने हेल्प किया है उनको टॉप लेवल की जॉब हासिल करने में। क्या बात जैसे IAS का जॉब हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, हमारे बहुत सारे DSP SP स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हमारे टीचर्स स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे SI हैं। तो इन लोगों को हम लोगों ने हेल्प किया थ्रू स्टडी मटेरियल्स, थ्रू लाइव क्लासेज, थ्रू टेस्ट सीरीज, थ्रू पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप। क्योंकि मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट लाइफ में कोई अच्छा करना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक स्टूडेंट को सही टाइम पे सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, तो वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। इस चीज़ को रियलाइज़ करके हमने इस पे काम करना शुरू किया और देखते देखते हमारी बड़ी टीम बन गई और आज हम लोग 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं उनके करियर ग्रोथ में, उनके ड्रीम जॉब हासिल करने में। तो ये चीज़ें हैं। सर, अभी आपने बहुत बड़ा नंबर बोला, 50,000 प्लस स्टूडेंट्स के आप अभी हेल्प कर रहे हैं और 2,000 स्टूडेंट्स को आपने UPSC क्रैक करने में हेल्प करी। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करी। और आपने एक बात की, यहाँ पे बात का जिक्र किया कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन सर, प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स और भी हैं। तो मैं स्पेसिफिकली जानना चाहूँगी कि एडुनाचल कैसे डिफरेंट है। फिजिक्स वाला हो गया, अनअकैडमी हो गया, खान सर की भी अलग से चलती है, तो उनसे कैसे डिफरेंट है? कोविड-19 के टाइम ये ऐसा टाइम था जहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बूम पे थे, जैसे बैजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, फिर फिजिक्स वाला आ गया। ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है और सब ने अपने लेवल पे अच्छा किया और अच्छा रिजल्ट हासिल कर रहे हैं। किसी का ग्रोथ हुआ है, किसी का डाउनफॉल हुआ है। हम लोगों ने भी इसमें कोशिश किया और हमने थोड़ा सा इनसे हट के कोशिश किया, क्योंकि हमने जो अपनी जर्नी शुरुआत की वो था अरुणाचल प्रदेश। एक ट्राइबल स्टेट है। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी साइकोलॉजी, उनका लर्निंग पैटर्न, उनका सीखने का सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है जो मेन स्ट्रीम स्टूडेंट होता है। एक वह स्टूडेंट जो कन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करता है, दिल्ली में, मुंबई में रहता है, बेंगलोर में रहता है। एक वह स्टूडेंट जो ट्राइबल एरिया में रहता है, पहाड़ी इलाके में रहता है, उसके पास अच्छी स्कूल नहीं है, उसके पास अच्छा टीचर नहीं है, उसका फाउंडेशन बहुत कमज़ोर है।
लेकिन वो स्टूडेंट भी बड़ा सपना देखता है जी, बड़ा जॉब हासिल क्रैक करना चाहता है, लेकिन उसके पास वो ऑप्शन नहीं है, तो क्या हो सकता है। हम लोगों ने क्या किया, हमने उनके नीड को समझते हुए अपना टीचिंग मॉड्यूल डिज़ाइन किया, लेसन प्लान डिज़ाइन किया, उनके हिसाब से इजी और इंटरेस्टिंग बनाया कि पढ़ाई, लोगों को ना पढ़ाई से प्यार होना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए। हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ ऐसा सिस्टम है कि लोगों को पढ़ाई से ना प्यार नहीं होता। पढ़ाई बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट और बोरिंग पार्ट लगता है कि बस एक सिस्टम है, पेरेंट का प्रेशर है, समाज में इज्जत चाहिए, नौकरी चाहिए तो पढ़ाई करना पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने लर्निंग को इजी बनाया नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं बनाया, इंगेजिंग नहीं बनाया, तो बोरिंग लगने लगा। हमने कोशिश किया कि सबसे पहला हम काम करेंगे, लर्निंग को इजी और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, मतलब टफ कंसेप्ट को आसान बनाया जाए ताकि बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप हो पढ़ने में, समझने में, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि हम उनको एग्जाम्पल वही दें या उसी तरीके से समझाएं जैसे वह समझना चाहते हैं। अब एक स्टूडेंट जो बचपन से ट्राइबल एरिया में रहा है, पहाड़ी इलाके में रहा है, उसको आप दिल्ली मुंबई के बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं जो अभी देखा नहीं, वह समझ नहीं पा रहा है, तो फिर वह क्या होगा, बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। तो हम लोगों ने अपने टीचर्स को उस हिसाब से ट्रेन किया जो उनकी नीड को समझे। सर, मैं आपको बीच में टोकना चाहूँगी, जैसे अरुणाचल प्रदेश पूरा एक ट्राइबल स्टेट है और जहाँ तक मुझे नॉलेज है वहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर बहुत ही बड़ा बैरियर रहा होगा आपके लिए स्टार्टिंग में, और वहाँ पे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेजेस भी हैं, तो आपने उसको कैसे टैकल किया, उस जो लैंग्वेज बैरियर को था? ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, यहाँ पे पूरा 80% पॉपुलेशन ट्राइबल है और हर ट्राइब के अपने अपने लैंग्वेजेस होते हैं। असम में भी असामीज लैंग्वेज डोमिनेट करते हैं, नागालैंड में नागामीज डोमिनेट करता है, मणिपुर में मणिपुरी डोमिनेट करता है। लेकिन अरुणाचल की ख़ास बात यह है कि अरुणाचल इज़ वन ऑफ द स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। वहाँ पे 26 ऑफिशियल ट्राइब्स हैं और 100+ सब ट्राइब्स हैं और हर ट्राइब के अपने अपने डायलेक्ट्स हैं। तो जब वह स्टेट बना तो बड़ा समस्या था कि हम लैंग्वेज को क्या करें, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कॉमन लैंग्वेज डेवलप किया और वह था हिंदी। तो अरुणाचल इज़ द ओनली स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया जहाँ पे लोग हिंदी बोलते हैं। अच्छा। और बस ये है कि उनकी हिंदी थोड़ी प्राकृत होती है, मतलब वो प्योर ग्रामेटिकल नहीं होती, लेकिन हिंदी एक ऐसा कॉमन लैंग्वेज है जो इजीली लोग बोलते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अच्छा। तो हमारे लिए जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो गया। इसी वजह से वो हमारे लिए आसानी बनी और हमने आसानी से वहाँ पर अपना सेटअप डेवलप कर पाया। फिर हमने जब वहाँ सेटअप किया तो फिर आसानी से हमें लगा कि दूसरे स्टेट्स में ये प्रॉब्लम्स हैं, सेम प्रॉब्लम है, तो फिर हमने उनके हिसाब से उनकी नीड को समझते हुए, उनकी डिमांड को समझते हुए हम लोगों ने इंटायर नॉर्थ ईस्ट को फोकस किया। और इस वक्त हम पूरे नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में ऑलमोस्ट कवर करने के बाद अब हम लोग पैन इंडिया भी जा रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली अपना हेड ऑफिस दिल्ली में शिफ्ट किया है, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने पिछले कुछ ही दिनों में नॉर्थ ईस्ट में अच्छा रिजल्ट हासिल किया है, तो अब हमें इंडिया की तरफ जाना चाहिए क्योंकि माज जो बड़ा चंक है, जो बड़ा पॉपुलेशन है वह नॉर्थ इंडिया में ही रहता है, साउथ इंडिया में रहता है, वेस्ट इंडिया में रहता है, तो उन पे हम कैसे फोकस कर सकते हैं। वो भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी अलग डिमांड्स हैं। तो हमारा जो डिफरेंस है बड़े कॉम्पिटिटर से वो ये है कि हम अपने जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, डिफरेंट स्टूडेंट्स की अलग अलग डिमांड और अप्रोच है, उसको समझते हुए अपना लेसन प्लान डिज़ाइन करते हैं, अपने टीचर्स को ट्रेन करते हैं और उन्हीं के हिसाब से हम उनको टीच करने की कोशिश करते हैं। जी सर, अभी हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत अच्छी बात कही आपने कि बहुत कम लोग होते हैं जो नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करके फिर मेन इंडिया, नॉर्थ इंडिया की तरफ आते हैं। अब अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं तो फिर काफ़ी रेसिज्म फेस करना पड़ता है उन लोगों को। अभी जैसे हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है एल्विश यादव, इन्होंने भी कुछ ऐसे रेसिस्ट कमेंट पास किया था नॉर्थ ईस्टर्न्स को लेके। ऐसे काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स भी पास करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी आप उन लोगों के बीच में रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहे हैं, वो लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, इसका एक अपना एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ या इंडिया की आज़ादी से पहले ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इसको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश नहीं किया गया। इवन के ब्रिटिश ने भी कोशिश नहीं किया और आज़ादी के बाद कई सालों तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उतना एफर्ट नहीं लगाया कि इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात करता है इक्वालिटी की, राइट टू इक्वालिटी की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 है जहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन, सब कुछ, प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग इसको समझते नहीं हैं, तो एक हिस्टोरिकल रीज़न की वजह से गैप आ गया दोनों में।
और क्या है कि फिर हम जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो हमारा नेशनलिज्म है, इस पे हम लोगों ने काम नहीं किया, उनको हमने अपने साथ मिलाया नहीं, उनके साथ हमने दोस्ती नहीं की। होता है जो पीपल टू पीपल एक्सचेंज, हमने उतना नहीं किया। अपने आप को बिल्कुल अलग मानने लगे, यहाँ के लोग अपने आप को अलग मानने लगे। जबकि हमारी इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे जो अरुणाचल के लोग हैं उनका रेस अलग है, जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उनका रेस अलग है, जो साउथ इंडिया के लोग हैं उनका रेस अलग है। जैसे आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे जो लोग हैं वह है आर्यन, तो उनका जो कलर कॉम्प्लेक्शन होता है डिफरेंट होता है, उनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, उनका स्किन कलर डिफरेंट होता है, उनकी हाइट अलग होती है। अब ये साउथ इंडिया में वो लोग द्रविडियन हैं, तो उनका जो स्किन कलर अलग होता है, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वो लोग मोंगलाइंड हैं, तो जो मोंगलाइंड होते हैं उनका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है, उनका स्किन का कलर अलग होता है। तो अब जाहिर सी बात है, अब हम अपनी तरह उनको मिलाना कोशिश करेंगे तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। हाँ जी। हमारा आइडिया ऑफ इंडिया क्या कहता है कि भाई सबको अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, अपने साथ मिलाएं और एक साथ आगे बढ़ें। लेकिन इस पर काम नहीं किया गया, तो एक बहुत बड़ा गैप आ गया, और ये गैप जो है ना माइंड में डेवलप हो गया, फिर डिस्क्रिमिनेशन का शक्ल ले लिया। फिर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, फिर वहाँ के लोग इधर आने लगे, यहाँ के लोग उधर जाने लगे, तो डिस्क्रिमिनेशन का जैसा कंसेप्ट डेवलप हो गया। जी जी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल गलत है, होना भी नहीं चाहिए किसी भी लेवल पे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको डिनाई करता है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट में बहुत टफ एक्शंस क्या कहते हैं लॉ बनाए गए हैं, लेकिन लोगों की जो मानसिकता है, माइंडसेट है, वो चेंज नहीं किया जा सकता आसानी से। तो जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस आ रहा है, लोग समझ रहे हैं। अब देखा होगा अरुणाचल प्रदेश की अभी इस साल एक लड़की थी जो बिग बॉस में थी जी, चुमदारांग, सुना होगा आपने। बहुत सारे जो बॉलीवुड में वहाँ के लड़के लड़कियाँ काम कर रहे हैं, टीवी शोज़ में आ रहे हैं, बहुत सारे वहाँ के यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर है जो मेन स्ट्रीम इंडिया में आके काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे ये जो गैप है, जो डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है, वो शायद चेंज हो जाए। जी, हमारे समाज में गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और आज ऐसे ही एक भगवान से हमने बात की, शमशाद आलम जी से। थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। जी, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़।